नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी मिनट पर। मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। आपको बता दें, देश में एक बार फिर से एक चिंताजनक विषय बहुत ज्यादा सामने आ रहा है, जिसका नाम है कोरोना। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में मई महीने में नए केस दर्ज किए गए। राजधानी दिल्ली में 3 साल बाद मई के महीने में 23 नए मामले सामने आए हैं, जबकि केरल में सबसे ज्यादा 273 संक्रमितों की पुष्टि की गई। कोविड के JN.1, NB.1.8.1 और LF.7 जैसे नए उप वेरिएंट्स ने धीरे धीरे दस्तक दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि वेरिएंट्स हल्के लक्षण पैदा करते हैं, जैसे बुखार, गले में खराश और थकान, और अधिकतर मरीज 3-4 दिनों में ठीक हो जा रहे हैं। गंभीर लक्षण फिलहाल कम है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट मोड पर रखा है। अस्पतालों को ऑक्सीजन, वैक्सीन और टेस्टिंग किट्स की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। भले स्थिति फिलहाल नियंत्रण में हो, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मास्क लगाएं, भीड़ से बचें और नियमित रूप से हाथ धोते रहें, ऐसी सलाह लगातार दी जा रही है। आपको बता दें, एक बार फिर कोरोना की वापसी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो वायरस है ये इतने ज़्यादा आक्रामक नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर तमाम हिदायतें दी जा रही हैं कि मास्क लगाए जाएं, सैनिटाइजेशन प्रॉपर समय पर करें। आपको बता दें, केरल में सबसे ज़्यादा 273 संक्रमित मिले हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक विषय है। हम बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली में भी 23 नए मामले सामने आए हैं। तो इस वेरिएंट को लेकर अब कहीं ना कहीं चिंता जो भारत की जनता है, जो भारत के लोग हैं, उनके अंदर भी ये देखने को मिल रही है। तो कोविड-19 चला गया था, लेकिन अब 3 साल बाद कोरोना का ये फिर से जो नया वेरिएंट सामने आया है, इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भी पूरी तरह से सतर्क है। तमाम एहतियातन तौर पर जो हिदायत बरतनी है, उसको लेकर के भी उनकी तरफ से बातें बताई जा रही हैं। को बता दें, पहले भी कोरोना के तमाम वेरिएंट्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अब अगर हम बात करें, जो नया वेरिएंट आया है, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है ये ज़्यादा संक्रामक नहीं है। लेकिन फिर भी तमाम जो लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उन सभी को मास्क, सैनिटाइजेशन करने की हिदायत लगातार दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को पूरी तरह से सतर्क कर दिया है। और आपको बता दें, केरल में सबसे ज़्यादा ये नए मामले आए हैं, और दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में भी 23 नए मामले सामने आ चुके हैं। केरल में सबसे ज्यादा ये मामले सामने आए हैं। केरल में 273 नए मामले सामने आए हैं, और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 23 नए मामले सामने आ चुके हैं अब तक। और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो देश में देशवासी हैं, उनके मन में एक भय जरूर है, क्योंकि 3 साल पहले कोरोना के जाने की बात लगातार कह दी गई थी और कहा गया था कि अगर कोरोना आता भी है तो ये महज एक फ्लू की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अब कोरोना का ये नया मामला सामने आना, इस तरीके से जो इजाफा हो रहा है, जो मरीजों में इजाफा हो रहा है। केरल की हम बात करते हैं, पहले भी देखा गया था सबसे ज्यादा मामले केरल में ही आए, तो और एक बार फिर से 273 मामले केरल में हैं। दिल्ली की हम बात करते हैं, दिल्ली सेंटर है, दिल्ली सेंट्रल है, और दिल्ली में भी 23 नए मामले आए हैं। नोएडा में भी एक मामला आ चुका है सामने। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क कर दिया गया है। एहतियातन तौर पर तमाम वो फैसले, तमाम वो सतर्कता राज्य स्तर पर लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने बोल दिया है। तो देश भर में कोविड के मामलों में जो इजाफा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंताजनक भी है। पूरे भारतवासियों को अब एहतियातन तौर पर मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना, तमाम वो चीज़ें जो पहले की जा रही थी, जैसे पहले सजग होकर, सतर्क होकर इससे बचने की कोशिश लगातार की जा रही थी, वो एक बार फिर से उन्हें करने की ज़रूरत है। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि ये वायरस उतना ही खतरनाक है जितना पहले था, लेकिन अब बेशक वायरस कैसा भी हो, लेकिन हमें सतर्क रहना अपनी तरफ से ज़रूर चाहिए। तो कहीं ना कहीं सैनिटाइजेशन और मास्क लगाना एक बार फिर से अनिवार्य होता नजर आ रहा है। आपको बता दें, केरल में 273 नए मामले सामने आए हैं, दिल्ली में 23 मामले सामने आए हैं, और इन्हीं सबको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को भी सतर्क कर दिया है। आपको बता दें, JN.1 ये वेरिएंट भारत में दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में फैल रहा है। हालांकि ये सामान्य फ्लू जैसे लक्षण देता है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी अस्पतालों को तैयार रहने की सलाह दी है। दूसरा वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7
हाल ही में ये भारत में इन दोनों वेरिएंट्स के कुछ मामले भी सामने आए हैं। ये वेरिएंट्स चीन और अन्य एशियाई देशों को संक्रमण बढ़ने के कारण चिंता का विषय बना हुआ है। तो आपको बता दें, ये नए वेरिएंट जो आए हैं, इनके चलते कहीं ना कहीं अब देश में एक बार फिर से चिंता जो है वो बढ़ चुकी है। अब ये भी सवाल उठता है कि जो इंजेक्शन, जो एंटीडोट, जो बूस्टर डोज लग रहे थे पहले, क्या वो ही इनके काम आएंगे या फिर इनके लिए किसी अलग तरीके का इंजेक्शन सामने आएगा, उसका इजाद किया जाएगा? क्योंकि वेरिएंट जैसे जैसे बदलते हैं उसकी दवाई उस तरीके से बदली जाती है। तो कोरोना की एक बार फिर से वापसी हुई है। दिल्ली में 23 नए केस आए हैं। JN.1 वेरिएंट से संक्रमित लक्षण अब भी फिलहाल हल्के हैं, लेकिन देश भर में कोविड के मामलों में इजाफा हुआ है और केरल में ये सबसे ज्यादा 273 संक्रमित केस मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश में चिंता बढ़ाने का विषय है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क कर दिया गया है। नई लहर में अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया। अस्पतालों को तमाम ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जितने भी एहतियातन तौर पर सुविधाएं हैं वो अस्पताल में रखने के लिए बोल दी गई हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत किसी मरीज को ना हो। क्योंकि पहले देखा गया था जब कोविड-19 आया था उस वक्त लोगों में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि जब अस्पतालों में लोग एडमिट होने जाते थे तो ये सुनने के लिए आता था कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है या कहीं पर पर्याप्त बेड नहीं है, तो लोगों को इलाज उस वजह से नहीं मिल पाता था। लेकिन अब ये साफ कर दिया गया है, तमाम राज्यों को बोल दिया गया है कि अस्पतालों में सुविधाएं रखें। अगर किसी भी तरीके का कोई मरीज आता है तो उसे किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आपको बता दें, अस्पताल, राज्यों से लेकर के जो तमाम देशवासी उन सभी को सतर्क रहने के लिए बोल दिया गया है। तो इसी मामले में ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे खास मेहमान डॉक्टर राहुल भार्गव, डायरेक्टर फोर्टिस गुरुग्राम के डायरेक्टर हैं। इनसे ज्यादा जानकारी के लिए बहुत स्वागत आपका TV100 पे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, JN.1, ND.1, 8.1 और LF.1 जैसे नई वेरिएंट्स जो अब आए हैं, ये पहले के मुकाबले में कितने ज्यादा संक्रामक हैं और पहले के वेरिएंट से कितने ज्यादा अलग हैं, ये बताएं। हम जानते हैं डेल्टा को छोड़ के हमारे पास कोई भी ऐसा वेरिएंट नहीं आया जिसकी संक्रामक शक्ति जो मेरे और आप में फैलने की, जिसे आर नॉट वैल्यू कहते थे, वो ज्यादा। JN.1 की भी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है संक्रामक शक्ति। पहली चीज, पहला मापदंड है कि वो कितनी तेजी से फैल सकता है। मतलब आप और मैं मिले, क्राउडेड प्लेस में मिले, बहुत तेजी से फैला जैसे डेल्टा वायरस। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसकी तीव्रता, मतलब वो कितने लोगों को होने के बाद अपनी तीव्रता दिखा सकता है, मतलब बीमार कर सकता है। जो नॉर्मल फ्लू से अस्पताल से ICU और ICU से डेथ तक, अभी तक इन तीनों वेरिएंट में इतनी घातक तीव्रता नहीं देखी गई। ना अस्पतालों में इंक्रीज एडमिशन की जरूरत पड़ी। सिंगापुर की हम बात कर ले, हम चाइना की बात कर ले, हम हांगकांग की बात कर ले, हम केरला से देख ले। नंबर जैसे जैसे हम टेस्ट करेंगे इन्फ्लुएंजा के, आज की तारीख में हमें नंबर्स बढ़ते हुए दिखेंगे। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ही मापदंडों पे अभी तक बेचारा बहुत ही फिसड्डी कोविड दिखता है, जो शायद आगे नहीं बढ़ेगा अगले 15 दिन के मुकाबले में। ठीक है, लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये जो नए वेरिएंट्स हैं, क्या ये फिर से किसी बड़ी लहर की आशंका पैदा करते हैं? क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस नए वेरिएंट को लेकर भय का माहौल जरूर है। डॉक्टर साहब, देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, वो जो बुरा सपना था डेल्टा में जो हमने जिया इन्हीं दिनों में, आप याद करिए 15 अप्रैल से जो 9 मई तक का हमने तांडव देखा, वैसा भयानक समय नहीं आएगा अगले 100 साल तक भी। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि अब हम एक वायरस को समझते हैं। वायरस नोन है, अननोन नहीं है। दूसरा, उसकी वैक्सीन उपलब्ध है। तीसरा, इंसान अब अपनी कमर बंद करके तैयार है ऐसी चुनौतियों से लड़ने के लिए। चौथी, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट जो थी कोविड से लड़ने के लिए, वो भी
दुरुस्त है। अगर डेल्टा वायरस आ जाए तो शायद वो 1% से ज्यादा मोर्टालिटी नहीं कराएगा, क्योंकि हम वैक्सीनेटेड हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो आज हम बहुत ज्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म पे हैं। तो इसलिए घबराइए मत, सुरक्षित रहिए, और ऐसा सुरक्षित अगले 50 साल तक रहना पड़ेगा आपको। सुरक्षित रहना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके श्रोता देख रहे हैं, चिंता ना करिए। अब हम जानते हैं, समझते हैं और करने के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन ये भी एक सवाल है कि जो वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध हैं इन वायरस के लिए, क्या वो वैक्सीन पूरी तरीके से असरदार होंगे या फिर से एक बार बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है? बहुत अच्छी बात है, ये वेनिंग इम्यूनिटी होती है। जैसे हमें स्मॉल बॉक्स पोलियो में हम एक बार ले लेते हैं तो दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कोविड पे शोध जारी है कि वैक्सीन की इम्यूनिटी कितने दिन रहेगी। हमारे पास किल्ड वैक्सीन थी जो भारत बायोटेक की थी, वो किल्ड वैक्सीन थी जिससे सारे एपिटोप हमें पता चल गए। अब वो सारी चीजें हमें पता है। तो हमारे को लगता है, क्योंकि डेल्टा के बाद एक हिंदुस्तानी एक ऐसा देश है विश्व में जिसमें तीसरी चौथी पांचवी लहर नहीं आई। अमेरिका की एमआरएनए वैक्सीन पे तीसरी चौथी पांचवी लहर जरूर आई, पर हिंदुस्तान में दोस्तों दोबारा नहीं आई। तो अभी तक हमारे को कोई सिग्नल नहीं दिखे कि वे वैक्सीन को भेद पा रहा है, नया वायरस वैक्सीन को भेद पा रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा। तो अब प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा कठिन होगा, बट शोध चल रहा है और शोध के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मेरे साथ डॉक्टर गिरिजा शंकर झा भी जुड़ चुके हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है। बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पर। गिरिजा जी, आपका शायद से माइक आपकी तरफ से म्यूट है, इसे अनम्यूट कर दीजिए आप। कोरोना की एक बार फिर से गिरिजा जी वापसी हो चुकी है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है इस नए वेरिएंट को लेकर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस पर हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कि ये वेरिएंट्स किस तरीके के हैं, कितने ज्यादा खतरनाक हैं, कितने ज्यादा पहले वेरिएंट्स के मुताबिक अलग हैं। अभी तक जो देखा गया है थोड़े से माइनर फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन हो रहे हैं। और ये जो नए वेरिएंट है, इसका जो अभी जो नया वेरिएंट आया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वो लोग भी कोरोना वायरस भी सोच रहा है अपना म्यूटेशन करके अपना नया फॉर्म लेके आ रहा है, और उसके कारण वो लोग अब सर्वाइव करने का कर रहे हैं। तो जो कि अभी देखा गया है, जो कि थोड़े बहुत इन्फेक्शन जो हुए हैं दिल्ली में एंड साउथ इंडिया केरला में, तो देखा गया है कि माइल्ड इन्फेक्शन है एंड न्यूअर वेरिएंट आ रहे हैं, बट इट इज नॉट वेरी वायलेंट और माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है। जस्ट थोड़ा सा फ्लू टाइप का कफ एंड वायरल फीवर एंड रनिंग नोज, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं हो रहा है न्यूअर वेरिएंट से। यानी कि ये जो वेरिएंट्स है कहीं ना कहीं इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे क्लस्टर आउटब्रेक तक रुक जाएंगे। हाँ, ये क्योंकि हम लोग ने बूस्टर वैक्सीन ले लिए हैं, डोज 1 डोज 2 ले लिया है, हम लोग ने बूस्टर भी ले लिया है, तो हम लोग की तरफ इम्यूनिटी थोड़ी सी आ गई है। तो जो कि अभी जो फिर से इन्फेक्शन आ रहा है बहुत माइल्ड हो रहा है और थोड़ा बहुत क्लस्टर्स में हो रहे हैं और जगह जगह पे थोड़े बहुत पॉकेट ऑफ इन्फेक्शन हो रहे हैं। दिल्ली में भी देखा गया है, मुंबई में एंड केरला में। तो अभी जो वेरिएंट है उससे अभी तक कुछ ऐसा बोला नहीं गया है कि इट इज अ वेरी वायलेंट फॉर्म। डब्ल्यूएचओ ने भी बोला है कि ज्यादा वायलेंट फॉर्म नहीं है, और जहां तक कि हमने भी देखा है जस्ट माइल्ड फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग को इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए विथ रेगुलर एक्सरसाइज and with vitamin C and other forms of which can increase our immunity, particularly for older people जो कि डायबिटीज और हाइपरटेंसिव है और उनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, उनको जो लोग की इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन हो सकता है उनमें, तो उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए, अपना इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए। और थोड़ा सा कोल्ड सीजन से चेंज ऑफ सीजन अभी हो रहा है, तो उससे भी थोड़ा सा बच के रहना चाहिए हम लोग को। ठीक है, मेरे साथ राहुल भार्गव जी हैं। राहुल भार्गव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वायरस है, ये जो वेरिएंट है, इसको लेकर अगर बात करें घरेलू उपायों की, तो घरेलू उपायों के हिसाब से किस चीज को लेकर सतर्क रहना चाहिए अगर कभी गले में खराश या बुखार जैसी स्थिति बने तो? बहुत ही सिंपल है, जैसे डॉक्टर गिरिजा जी ने कहा
कि अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। सबसे पहली जरूरी चीज ये है। दूसरी चीज, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि वायरस का इलाज एंटीबायोटिक नहीं होता। वायरस का इलाज समय होता है, जो अपने 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। पर जिसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जो वृद्ध अवस्था के लोग हैं, जिनको ब्लड का कैंसर है, जिनको परेशानियां बोन मैरो ट्रांसप्लांट की है, उन लोगों को जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिससे अपने को पता चल पाए कि हमें अस्पताल की और एडमिशन की जरूरत है या नहीं है। इसके साथ रहा, क्योंकि गर्मी सर्दी उत्तरी भारत में इस समय तापमान इतना चढ़ा हुआ है, और सडनली रोज बारिश बरसात होती है और गर्मी होती है, मौसम का चेंज है, स्विंग है। इस समय में ठंडी चीजें अवॉइड करनी चाहिए हमको, जो कि ठंडा गर्म से गले को जल्दी पकड़ाती हैं, और वायरस इस तलाश में होता है कि कभी भी हमारा गला खराब हो तो उसके माध्यम से वो हमारे शरीर में एंटर कर पाए। इस समय में अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सबको अवॉइड करना, मतलब रोकना सबसे ज्यादा आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि ये भी एक इंजरी का सोर्स होता है जिससे कोविड अंदर जा सकता है। इसी तरीके से नियमित रूप से खाना खाना, जो अपना शुद्ध पौष्टिक आहार होता है, सात्विक भोजन होता है, उसका सेवन करना आवश्यक है, ताकि हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को लॉन्ग टर्म पे बिल्डअप कर पाए। क्योंकि हम जानते हैं कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन के लोगों को इस समय में परेशानियां होती हैं, ब्लड प्रेशर की गोलियों की वजह से या पसीने की और गर्मियों की वजह से। तो नॉर्मल चीजें हैं दोस्तों, कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ये वापस से कोविड की जो डिबेट स्टार्ट हुई है, ये कुछ दिनों में बंद हो जाएगी। कोविड से बिल्कुल ना घबराएं, अपना नॉर्मल जीवन यापन करें, देश के विकास में अपना हर सहयोग दें, और अपने आप को सतर्क रखते हुए ये जाने कि टीवी 100 के माध्यम से ऑथेंटिक जो न्यूज आपको सुनने को मिलती है, उसी से अगर आप सुनते रहेंगे तो आप कभी भी डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। ठीक है, गिरिजा जी मेरे साथ बने हुए। गिरिजा जी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी जो सभी स्टेट्स हैं उनको पूरी तरीके से दिशा निर्देश दे दिए हैं, यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह में भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर एहतियातन तौर पर हिदायत दी गई होगी कि ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर तमाम वो सुविधाएं रखें, ताकि पहले जैसी अफरा तफरी का माहौल ना बने, अगर ऐसा होता भी है तो। जी, ऐसा माहौल नहीं बन रहा है कि ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, और हम लोग को सतर्क रहना चाहिए, और वी शुड बी एंड ऐसा कुछ ये नहीं लग रहा है कि अभी हम लोग को पुरानी जैसी कोविड वाली महामारी आएगी। और हम लोग को लग रहा है कि हम लोग को जो जो लोग हैं, जो लोग की पर्टिकुलरली डायबिटीज, हाइपरटेंसिव एंड ओल्ड पीपल हैं एंड प्रोन फॉर इन्फेक्शन, दे शुड टेक प्रिकॉशंस एंड अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। और और अभी तक हम लोग को ऐसा कुछ महामारी, ऐसा कोई संकेत नहीं आई है आइडेंटिफाई कि करना ऐसा हो होने इस वाला वेरिएंट को, अगर इस वेरिएंट को आइडेंटिफाई करना हो तो इसके मुख्य लक्षण की अगर हम बात करें, क्या वो सिर्फ सर्दी जुकाम खांसी या कुछ अलग लक्षण दिखते हैं इस वेरिएंट के? मुख्य लक्षण तो वही फीवर है, माइल्ड फीवर, फ्लू, रनिंग नोज। अगर ऐसी अगर किसी को भी होते हैं, पर्टिकुलरली इन एल्डरली पीपल, तो उन लोग को संपर्क करना चाहिए अपने डॉक्टर से। अपने से खुद से दवाई नहीं लेना चाहिए, और प्रिकॉशन लेना चाहिए, अपने आप को आइसोलेट करके, और डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, राहुल भार्गव जी मेरे साथ लगातार बने हुए। राहुल भार्गव जी, अगर बात कर रही हैं एज फैक्टर्स की, क्योंकि पहले जब लहरें आई थी तो बताया गया था कई दफ़ा कि बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा सतर्क रहना है, कई बच्चों को ज़्यादा सतर्क रहना है, तो इस बार जो ये वेरिएंट है इसको लेकर ये फिलहाल बेहद, हालांकि ये कह रहे हैं कि ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी किन लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, अगर बात करें बुजुर्गों को, बच्चों को, महिलाओं को? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जब भी हम 50 साल से ऊपर के बुजुर्गों की बात करते हैं, 60 साल से ऊपर के लोगों की बात करते हैं, इनमें फेनिंग इम्यूनिटी होती है। वेनिंग इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी कम हो रही होती है। हम क्यों कहते हैं बच्चा और बूढ़ा एक समान होते हैं? क्योंकि बच्चे में भी इम्यूनिटी कम होती है, पर उसकी चढ़ती भी इम्यूनिटी होती है। इसीलिए कोविड की कितनी भी लहरें आई, हमारे बच्चे हमेशा सुरक्षित रहे। जब बुढ़ापा होता है, इम्यूनिटी ढलान पे होती है, तब हमारे को बीमारियां ग्रसित होती हैं। उसके ऊपर डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, थायराइड की परेशानी हो, कैंसर की कीमोथेरेपी ले रखी हो, ऐसे लोग सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं इन्फ्लुएंजा रिलेटेड डेथ से। और इन्हीं समय में आप देखिए, नवंबर दिसंबर में बुजुर्गों की मृत्यु का दर बढ़ता है। वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि इस समय में इन्फ्लुएंजा उन पे अटैक करता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु होती है। इसलिए टीकाकरण पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कि हमें इम्यूनाइजेशन, अपने वृद्ध लोगों में 50 साल से ऊपर में
इन्फ्लुएंजा न्यूमोकोकल की वैक्सीन लगवाना आवश्यक होना चाहिए। जब हम ये बात समझ जाते हैं तो हमें को दिखता है, और जिस प्रकार से देखिए हमारे देश में हेल्थ केयर का विकास हुआ है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हमारे देश में आज की तारीख में जब आजादी मिली थी तो 35 साल एवरेज उम्र थी। आज हम 72-75 साल तक हमारी एवरेज एज है, जिसके माध्यम से हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग जिंदा है और अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। तो इन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे बुलेटिन बहुत जरूरी होते हैं कि जो उम्र 60 साल से ऊपर है और जो 80-90 की तरफ क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अपना खासा बचाव करना जरूरी है। बाहर निकलना शायद क्राउडेड प्लेसेस में अवॉइड कर देना चाहिए। आप सुबह घूम सकते हैं, घर में घूम सकते हैं, अपना घर में बच्चे जो आते हैं, कामकाजी लोग हैं, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना रख सकते हैं अगले 15 दिन तक के लिए, जब तक ये जो स्केयर है, जो ये कोविड ने वापस सर उठाने की कोशिश, हारने वाली कोशिश करी है, जब तक ये चली नहीं जाती तब तक के लिए ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है गिरिजा जी, ये पहले जब कोविड-19 फैल रहा था, हम देख रहे थे 2020 में, 2021 में, तो एक बात बहुत ज़्यादा चलती थी कि गर्मी में जो ये वायरस है ये बहुत कम असर करता है। तो लेकिन अगर हम अब की बात करें तो क्या वो बात थोड़ी सी झूठ हो रही, क्योंकि जिस तरीके से मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि गर्मी में भी असर ज़्यादा हो रहा है इसका। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। दिस टाइम देयर इज ओनली पॉकेट ऑफ इन्फेक्शंस, ओनली स्मॉल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस। वैसे घबराने वाली बात नहीं है। अब उस समय आप देखेंगे तो ऑल्दो गर्मी में कम थी, बट देन देयर वाज सो मच ऑफ नंबर्स, जो कि विंटर्स में बहुत ज्यादा थे। तो अभी तो अगर इफ यू टेक इट्स ओनली इन हंड्रेड्स और two digit numbers, so it's nothing to worry. It hasn't exceeded 200 300 like that, so we don't have to worry this time. अब हम लोग को चेतावनी लेनी है, particularly old people जो कि pneumococcal और ये influenza वैक्सीन लेते हैं, and particularly people who are old, उन लोग को लेना है precaution. But otherwise other people are, जिन लोग की immunity ठीक है, अच्छे हैं, young है, they don't have to worry at all. ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है उन लोग को। बिल्कुल, लेकिन अगर जैसे शुरुआती दौर की बात करें, किसी भी मरीज़ को अगर इस तरीके की दिक्कत आती है, बुखार, खराश जैसी दिक्कत, तो शुरुआती दौर में अगर उन्हें कोई दवाई लेनी हो तो किस तरीके की दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं? Naturally, we have to use some mouth gargle. We can take mild antibiotic like azithromycin and paracetamol fever, and then we should contact our doctor so as to that the infection ज़्यादा नहीं हो, pneumonia ज़्यादा नहीं बढ़े, या रनिंग नोज, जो भी उनको प्रॉब्लम होती है, पैरासिटामोल और एजिथ्रोमाइसिन को यूज करके अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, राहुल जी मेरे साथ बने हुए लगातार। राहुल जी से मैं जानना चाहूँगा, राहुल जी पहले जिस वक्त कोविड चल रहा था और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर था, तो अगर परिवार में कोई एक भी पेशेंट ऐसा निकल जाता था तो लोगों के अंदर बहुत डर का माहौल पैदा हो जाता था, पूरे घर में दहशत सी फैल जाती थी। लेकिन अब अगर कोई एक पेशेंट इन केस पॉजिटिव आ भी जाता है तो घर वालों को किस तरीके के हिदायत आपकी तरफ से दिए जाएं? बहुत ही सिंपल है। देखिए पिछली बार भी हम, अब तो कोविड से शायद हम सब लोग अभ्यस्त हो चुके हैं, हमारे रग रगों में कोविड बसा हुआ है और हमें कोविड प्रिकॉशंस पता है कि अगर घर में कोई भी कोविड से है उसको आइसोलेट करना जरूरी है। 5 से 7 दिन में वो ठीक हो जाएगा। ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। माँ बाप हैं जिनके घरों में बच्चे हैं, उनसे दूर रहना है, उनकी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको ध्यान रखना है, और साथ ही में हैंड वॉश करते रहना है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो बहुत ही कॉमन हमारे व्यवहारिकता में आनी जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ कोविड के लिए नहीं, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के लिए भी ये हमें प्रोटेक्ट करती है। और हाथ धोना तो कभी खराब ही नहीं है। देश में अपन हैंड हाइजीन डे मनाते हैं, तो हाथ धोना तो अपनी आदत में ही आ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोविड ने कई हमारे बिहेवियर में ऐसे मॉडिफिकेशन कर दिए जो हमारे देश को स्वच्छता और स्वस्थ देश की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। गिरजा जी, पहले सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता बहुत ज़्यादा कर दी गई थी, लेकिन अब हालांकि आप भी कह रहे हैं कि किसी तरीके की टेंशन की बात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय सजग हो चुका है, सतर्क हो चुका है। तो क्या लगता है फिलहाल कुछ दिनों के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जैसी बातों पर भी विचार सरकार की तरफ से किया जा सकता है? Naturally, we should use it. We should use social distancing. We should, particularly the people who are prone, old people, जो कि बूढ़े बुजुर्ग हैं, 60 साल के ऊपर हैं,
पर्टिकुलरली जिनको डायबिटीज एंड हाइपरटेंसिव है उन लोग को थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। एंड नेचुरली यूजिंग मास्क इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर ऑल। मास्क को हम लोग को यूज करना चाहिए। और जहाँ तक हाथ धोना, ये तो हम लोग सब लोग को हम लोग एडुकेट करते हैं कि सब लोग को हाथ धोना है, सब लोग को यूज करना है, हाथ धोना है, हमेशा हमेशा हाथ धोना है। तो इससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है और पर्सन टू पर्सन नहीं स्प्रेड होता है। तो नेचुरली वी हैव टू यूज कीप ऑन वॉशिंग आवर हैंड एंड इट शुड बी परपिचुएटेड टू एवरीवन। हम लोग को सब लोग को बोलना चाहिए, घर के सब परिवार को बोलना चाहिए कि हाथ को बार बार धोएं, जब पर्टिकुलरली जब बाहर से आते हैं तो हम लोग को हाथ धोना है। एंड पर्टिकुलरली जो ओल्ड पीपल हैं दे आर बेटर दे बी आइसोलेटेड अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स उन लोग को लगता है। बिल्कुल, लेकिन गिरिजा जी जब ये कोविड-19 आया था 2020-21 के बाद, जो ये लहरें आई थी, उसके बाद ही कहा गया था कि ये महज एक फ्लू की तरह अब आने वाले समय में इसको ट्रीट किया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन अब फिर भी जब देखते हैं, कोरोना का नाम भी सुनते हैं, कोरोना का कोई केस भी सामने आता है तो लोगों के मन में एक दहशत ज़रूर आ जाती है। तो क्या लगता है ये भी एक महज फ्लू की तरह ट्रीट हो जाएगा या इसका कुछ आएगा? अभी तक तो देखते हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ हम लोग की तरफ से WHO और इधर से आया नहीं है कि दिस इज अ वायलेंट फॉर्म। ये बोला गया है कि इट्स अ माइल्डर फॉर्म ओनली। एंड न्यूअर वेरिएंट्स जो है हम लोग को नहीं देखे हैं कि पहले तो इतनी ज़्यादा मॉर्टेलिटी होती थी और इतना ज़्यादा हम लोग को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता था, इतने ज़्यादा पेशेंट भर्ती हुए थे न्यूमोनिया के साथ एंड अदर फॉर्म्स ऑल्सो। बट अभी इस बार तो इट्स लिमिटेड टू होम मेडिकेशन एंड एंड होम इलनेस। तो ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, वायलेंट फॉर्म भी नहीं है। आई थिंक इट्स सिंपल वायरल इन्फेक्शन विच परपेचुएट, जैसे कि इन्फ्लुएंजा एंड वायरल इन्फेक्शन अभी तक रहता है, निमोनिया रहता है, इन्फ्लुएंजा रह रहा है। मुझे लगता है कि कोविड भी अब रहेगा थोड़े फॉर्म में, माइल्डर फॉर्म में, एंड इससे घबराने की बात नहीं है। बट पर्टिकुलरली जो कि जैसे कि डॉक्टर राहुल ने भी बताया कि जो सीनियर है, सिटीजन है, 60+ हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंसिव है, CKD है, इन पर्टिकुलर बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट है, ब्लड कैंसर पेशेंट्स हैं, ऑल दीज पेशेंट पर्टिकुलरली हैव टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, जिन लोगों को ईयरली न्यूमोकोकल एंड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेना चाहिए। तो दीज पीपल शुड टेक प्रिकॉशंस एंड इन लोग में ये हैबिट डालनी चाहिए कि वो लोग रेगुलरली अपने हाथ धोते रहें एंड आइसोलेट करें अगर कुछ ऐसा सिम्टम्स मिलते हैं, डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर लें। मेरे साथ लगातार राहुल भार्गव जी बने हुए। राहुल भार्गव जी, सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को भी काफ़ी, राहुल भार्गव जी, उनको सतर्क किया गया है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अस्पतालों को कौन सी वो एहतियातन तौर पर हिदायत बरतने के लिए कहा गया है, सजग रहने के लिए कहा गया है? आपका माइक हमने डेल्टा वायरस के बाद में, डेल्टा वेव के बाद में हमने बहुत सारी नई चीजें सीखी, जिसमें हॉस्पिटल की प्रिपेयर्डनेस एक थी, जिसमें बेड का होना, ऑक्सीजन का होना, डॉक्टरों का मुस्तैद होना, डॉक्टरों की नॉलेज को इनहांस करना, और साथ में नए टीकाकरण होना, साथ ही में नई दवाइयों का स्टॉक होना, जिसके माध्यम से हम लोगों की जान बचा पाए। इन्हीं सभी चीजों को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस को साझा करी है, क्योंकि नए विश्व में, नए देश में सरकार काफी एक्टिव है, हमारे साइंटिस्ट काफी एक्टिव है, जो पल पल पे कोविड पे नजर रखते हैं। उसी के माध्यम से सरकार ने सारे स्टेट्स को हिदायत दी है कि हमें ऑक्सीजन के प्लांट्स हमें देख लेने चाहिए कि हमारे पास ऑक्सीजन की सफिशिएंट, पर्याप्त हमारे पास रिक्वायरमेंट है। साथ ही में क्योंकि भले ही वो कोविड बहुत ज्यादा केसेस ना आए, बट क्या हम अगर आते हैं बाई चांस, उस प्रिपेयर्डनेस से हैं या नहीं है, उसके लिए बात करिए। तो हमारे सबके अस्पतालों में वो प्रिपेयर्डनेस की जांच हुई है, चेकिंग हुई है, और पाया गया है कि सरकार के दिशा निर्देश अनुसार कोविड से लड़ने की पूरी बंदोबस्त और पूरी तैयारी है। इसीलिए शायद लोगों को सशक्त आश्वस्त होना चाहिए कि वो बिल्कुल सेफली अपना दायित्व निभाएं। उसी तरीके से सरकार और डॉक्टर्स पीछे से, बिहाइंड द कर्टन जिसे हम कहते हैं, इस लड़ाई में अपना योगदान देते रहेंगे, ताकि कोई भी देश का नागरिक कोविड के माध्यम से अपनी जान ना गंवाए और कोविड को हराने में तत्परता से हमारी मदद करे, सहयोग करे। इसीलिए आप अपने
जैसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया में जाना छोड़ दीजिए, अपना ध्यान रखिए, अगर बुखार है तो आइसोलेट हो जाइए, सो दैट हम कोविड को दोबारा अगले 15 दिनों में हरा पाए और नीचे दबा पाए। धन्यवाद। बिल्कुल, ये भी बात सही है क्योंकि ज़्यादा दिन का ये माहौल नहीं है कोविड का, ये 15 दिन की बीमारी है। लेकिन एक चीज़ गिरिजा जी जो फिलहाल बहुत अच्छी है कि अभी समर वेकेशन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों को सबसे ज़्यादा इसका जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो बच्चों की, कि स्कूल में रहते हैं बच्चे तमाम एक साथ बैठते हैं, लंच करते हैं, तो स्कूलों की जो अभी छुट्टी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है इस वायरस के मद्देनज़र। या इट्स अ वेलकम डिसीजन, और अच्छी बात है कि हम यहाँ पे खांसी ये हो गया है, स्कूल वेकेशन हो गया है, स्कूल की छुट्टी हो गई, अच्छी बात है। और ये अच्छी बात है कि पेशेंट्स, बट हम लोग को स्कूल में भी जहाँ पे हैं बच्चे को इन पर्टिकुलरली हम लोग को समझाना चाहिए, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, एंड आइसोलेशन थोड़ा सा वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग, और थोड़ा सा पेशेंट जिन लोग को बच्चे को सर्दी खांसी है उन लोग को बताना चाहिए, पेरेंट्स को भी एजुकेट करना चाहिए कि उन लोग के बच्चे को, वैसे बच्चे जिनको खांसी हो, सर्दी हो, जुकाम हो, उनको नहीं भेजा जाए अस्पताल। और पर्टिकुलरली जिन बच्चे, इन पर्टिकुलर सोशल डिस्टेंसिंग बच्चे, ऑन हैंड वॉशिंग every time when they feed or do anything, they take a break or take biscuits or anything in break, that should be advocated, वो सब बताना चाहिए बच्चे को। एंड ऑफ कोर्स अभी गर्मी छुट्टी है तो इट्स वेरी गुड डिसीजन, बहुत अच्छी बात है कि अभी गर्मी छुट्टी है, बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं अभी, तो ऐसे जगह पे सोशल क्राउडिंग ये सब हम लोग मेंटेन कर सकें। बिल्कुल गिरिजा जी, और बच्चे लेकिन लोग को भी पिछली लहरों की अगर हम बात करें तो पिछली लहर में लोग इतने ज़्यादा सतर्क हो गए थे। हालांकि 2020 में जब ये कोविड आया था तब लोग थोड़े से घबरा रहे थे, लेकिन जब बाद में 2021 में जब दूसरी लहर आई तो वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये कहना अब लाजमी होगा कि वो जो सतर्कता उस वक्त बरती जा रही थी वो अब कहीं ना कहीं ज़रूर काम आती होगी, क्योंकि लोगों ने वो लाइफ में भी डाल ली है, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करना थोड़ा सा। Yes, definitely. We are now used to COVID virus. हम लोग ने बहुत सारे मॉर्टलिटी देख चुके हैं हम लोग। वी आर यूज टू सोशल डिस्टेंसिंग नाउ, एंड वी आर ऑल्सो अवेयर ऑफ हैंड वॉशिंग एंड अदर्स सिम्टम्स ऑफ कोविड। और हम लोग के परिवार में, या इनफैक्ट मुझे भी कोविड हो चुका है, तो बहुत जन को कोविड हो चुका है, तो इट्स नॉट दैट पहले जैसे कोविड सुनते थे हम लोग, सब लोग डर जाते थे, तो अभी वैसी बात नहीं है। अभी वो वैसा नहीं रहा, अब तो जैसे आम इन्फ्लुएंजा हो गया है, एंड आम इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हो गया है, वैसे वायरल फीवर हो गया, वैसे कोविड की बात हो चुकी है। I think it's nothing to worry now, and I think this strain also we will take it very positively, and ये भी strain हम लोग का ज्यादा खांसी ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। जी, अगर हम बात करें कोविड की, कोरोना की, तो ये एक नाम अपने आप में ऐसा हो गया कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर पैदा कर देता है। हालांकि हमारे डॉक्टर्स ने, अगर हम बात करें, हमारे देश में साइंटिस्ट ने ऐसे ऐसे वैक्सीनेशन बना दिए थे जो इन्हें पूरी तरीके से अब तोड़ने में काम आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कोविड की, कोरोना की, तो अब कहीं ना कहीं कहना लाजमी होगा कि ये अब अपने एंडेमिक जोन में है, धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, या फिर एक नॉर्मल फ्लू की तरह ही रह जाएगा खाली भारत में। जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, और पर्टिकुलरली अब वैसे ही हो जाएगा कि कोविड हो रहा है एंड जस्ट अ वायरल फीवर, एंड इट वोंट बी कॉजिंग, ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। और जैसे कि अब हम लोग बूस्टर वैक्सीन लेते हैं, पर्टिकुलरली न्यूमो इन्फ्लुएंजा, और ये हम लोग वैक्सीन लेते हैं ओल्ड पीपल में ईयरली, तो वैसे ही हम लोग को ईयरली वैक्सीन शायद कोविड का भी शायद बूस्टर डोज लेना पड़ेगा, एंड आई थिंक दिस विल ऑल्सो गो अवे। एंड ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, अब जस्ट पॉकेट ऑफ फ्यू इन्फेक्शंस एंड ऑल, एंड आई थिंक डॉक्टर राहुल विल एक्सप्लेन मच मोर। आई हैव टू डू केस, कैन आई टेक परमिशन? भार्गव जी से भी है। राहुल जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हाँ, प्लीज बताइए ना। हाँ,
मैं कह रहा हूँ ये कोरोना और कोविड का नाम सुनते ही जो भारत के लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर और दहशत पैदा जरूर हो जाती है, लेकिन हमारे देश में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने तमाम ऐसे वैक्सीनेशंस बनाए, इस तरीके का इलाज करा कि अब कोरोना से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल ये कहना लाजमी होगा कि कोविड को एक महज फ्लू की तरह ट्रीट किया जाए। बिल्कुल सही कहा कि कोविड को हमारे को महज फ्लू की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि हर साल क्या हम इन्फ्लुएंजा के नंबर्स पे बात करते हैं कि 2000 हो गए, 3000 हो गए। अगर हम अमेरिका में देखें तो 2018 से लेके 1918 से लेके 2025 तक के हर साल के इन्फ्लुएंजा के नंबर्स हैं कि कितने इन्फ्लुएंजा के पेशेंट उनके पास होते थे। ऐसे ही हमारे देश में भी इन्फ्लुएंजा के नंबर्स बढ़ते हैं, पर घबराने की दोस्तों जरूरत नहीं है। ऐसी कोविड को जब भी हम टेस्ट कराएंगे, या तो कोविड निकलेगा या इन्फ्लुएंजा निकलने की संभावना हो सकती है। इसीलिए आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन्फ्लुएंजा और कोविड में अगर हम कंपेयर करते हैं कि JN.1 वेरिएंट क्या इन्फ्लुएंजा से ज्यादा खतरनाक है, आंसर उसका नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी स्टडी ने ये नहीं दिखाया कि वो बहुत तेजी से फैल रहा है, या हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को भेद पा रहा है, या बहुत ज्यादा संक्रामक तीव्रता है जिसकी वजह से हमारे लोग आईसीयू में। आज भी हमारे आईसीयू खाली पड़े हैं, जिसे हम IFI कहते हैं, उसमें से इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस से कोई भर्ती होता हुआ नहीं दिख रहा। पर सरकार का दायित्व है, साइंटिस्ट का दायित्व है कि चौकन्नी नजर रखना, पैनी नजर रखना, सो दैट कभी अगर कोई चीज बढ़ती भी है तो उसको हम निपिन बड़ जिसे हम कहते हैं, जड़ से हम पहले ही काट पाए। तो इसीलिए हमें लगता है एज अ साइंटिस्ट, एज अ क्लिनिशियन, कि अब कोविड को हमें इन्फ्लुएंजा की तरह लेना चाहिए। सतर्कता वही बरतनी चाहिए, भय कम कर देना चाहिए, पर सतर्कता वैसे ही रहनी चाहिए जो कि इन्फ्लुएंजा में लेते हो, जिसमें आइसोलेशन, हाथ धोना, नॉर्मल खाना खाना, नॉर्मल कार्य करना और अपने आप को आइसोलेट करना आवश्यक होना चाहिए। बिल्कुल राहुल जी, ये भी हकीकत है कि ये ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है, और कहीं ना कहीं हमारे देशवासी जो हैं वो भी इसे पूरी तरीके से सतर्कता पे है, क्योंकि इस तरीके के वायरस की अब उनको भी आदत हो गई। छोटे मोटे वायरस तो निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम अपने देश की बात करें तो टेस्टिंग की, वैक्सीनेशन की, ऑक्सीजन की स्थिति, जो संसाधनों की है, वो कैसी है? अगर इनके से मामले बढ़ जाते हैं तो उनकी स्थिति कैसी है? पूरी तैयारी है, हमारे को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमने पिछले डेल्टा वेव से बहुत चीजें सीखने को मिली हैं। हमारा देश काफी आगे बढ़ चुका है, समृद्ध देश है, स्वस्थ देश है, तो हमें लगता है कि कोई बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरी प्रिपेयर्डनेस है। कोविड नंबर बढ़ेंगे नहीं, अगर बढ़ेंगे तो हमारे पास पर्याप्त संयोजन है, पर्याप्त हमारे पास मात्रा में ऑक्सीजन है, बेड्स हैं, डॉक्टर है, सब मुस्तैद हैं कोविड को फिर से एक बार हराने के लिए। गिरजा जी और राहुल जी दोनों मेरे साथ लगातार बने हुए थे। इनसे एक फाइनल रिएक्शन में लेना चाहूंगा, जो हमारी ऑडियंस जो बैठी है, सुन रही है हमें, उनको आप क्या एक फाइनल मैसेज देना चाहेंगे इस कोविड को लेकर के? सबसे पहले गिरिजा जी आप। गिरिजा जी चले गए। अच्छा, राहुल जी फिर आप दीजिए एक संदेश हमारे ऑडियंस को। बहुत ही सिंपल संदेश है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, अपना देश के निर्माण में अपना योगदान देते रहिए। नॉर्मल खाना खाइए पीजिए, अगर बुखार है तो अपने आप को आइसोलेट करिए, कोविड की जांच जरूर कराएं, ताकि आप आइसोलेट होकर घर पे बैठ के दूसरों को होने से बचा सकते हैं। यही बात है। कोई भी अगर आपको हकीकत चाहिए, सच्ची खबर चाहिए, टीवी 100 देखते रहे, सो दैट ऑथेंटिक न्यूज के माध्यम से आप अपने आप को सतर्क बना के रख के सेफ रख सकते हैं और कोविड को हराने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका भी तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और गिरजा जी का भी। आपने सुना कि कोविड को लेकर क्या कुछ हमारे साथ जो दो डॉक्टर्स जुड़े थे उन्होंने कहा। फिलहाल मेरे साथ आज इस चर्चा में था ही। आप बने रही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ टीवी 100 पर।